नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का। वक्त 100 बात की एक बात का। ब्रेकिंग न्यूज रूस से। रूस ने एक बार फिर यूक्रेन को कड़ी चेतावनी दी है। यूक्रेन ने रूस से राजनयिक रिश्ते खत्म करने के संकेत दिए थे। रूस में मौजूद यूक्रेन के राजदूत को भी वापस बुलाया गया। यह यूक्रेन के दो प्रांतों को अलग देश के तौर पर मान्यता देने के रूस के कदम के बाद हुआ। इसे यूक्रेन के विरोध के तौर पर देखा गया, लेकिन रूस ने भी इसके बाद चेतावनी दी कि अगर राजनयिक रिश्ते खत्म हुए तो उससे हालात बेहतर नहीं होंगे बल्कि ज्यादा बिगड़ जाएंगे। संदीप बोल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संदीप, तो अभी क्या होगा इसमें? किशोर, बिल्कुल देखिए, इस वक्त जिस तरीके के हालात है वो कह सकते हैं कि अब काबू से बाहर होते नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से रूस ने यूक्रेन के जो दो ऐसे जगह है जिनको जो है एक अलग से जो है देश घोषित कर दिया है और उसको जो है स्वीकृति दे दी, उसके बाद यूक्रेन ने साफ कर दिया है कि अब वो उसके साथ कूटनीतिक रिश्ते जो हैं वो खत्म कर सकता है और इस बात के संकेत दिए गए हैं। लेकिन रूस जो है अपने आप अभी भी यूक्रेन को धमकी भरे लहजे में साफ कर रहा है कि अगर ऐसा किया तो बहुत ज्यादा हालात जो है और स्थितियां बद से बदतर हो सकती हैं। लेकिन यूक्रेन और रूस के बीच के तनाव की सबसे ताजा वजह बना पुतिन का टुकड़े टुकड़े प्लान। ऐसा प्लान जिसके तहत बिना हथियार चलाए रूस ने यूक्रेन के 3 टुकड़े कर दिए। यूक्रेन के 2 राज्यों को अलग देश का दर्जा दे दिया, जिसके बाद यूक्रेन के इन दोनों राज्यों में जश्न शुरू हो गया। इनके लिए ये इनकी आजादी का दिन था और पुतिन इन्हें आजाद मुल्क बनाने वाले महानायक बन गए। लुहांस्क और डोनेस्क यूक्रेन के ऐसे प्रांत हैं जिन पर लंबे वक्त से विद्रोहियों का कब्जा है, ऐसे विद्रोहियों का जिन्हें रूस का समर्थन हासिल है। पूर्वी यूक्रेन में जब जंग के बादल गहराए तो विद्रोहियों ने पुतिन से मदद मांगी। पुतिन ने दोनों राज्यों के विद्रोही नेताओं के साथ खास समझौते पर दस्तखत कर दिए। पुतिन के एक साइन से यूक्रेन के लिए संकट खड़ा हो गया। जनता को हिम्मत देने के लिए यूक्रेन के राष्ट्रपति को एक संदेश जारी करना पड़ा। लेकिन पुतिन के इस कदम से हड़कंप मच गया। हालांकि ये राज्य पहले से खुद को यूक्रेन का हिस्सा नहीं मानते थे, लेकिन इन्हें अलग देश का दर्जा देने के मायने काफी अलग हैं। लुहांस्क और डोनेस्क, ये दोनों अभी तक यूक्रेन का हिस्सा थे। भले ही वहां पर यूक्रेन की सरकार का राज नहीं चलता, लेकिन असल में इन राज्यों में रूस की फौज के दाखिल होना तब तक मुमकिन नहीं था जब तक जंग की शुरुआत ना हो जाए। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब ये अलग देश है। वैसे ही जैसे यूक्रेन की उत्तरी सीमा पर बेलारूस है। बेलारूस और रूस के संबंध काफी मजबूत हैं, इसलिए बेलारूस में रूस की फौज यूक्रेन की सीमा के बिल्कुल पास तैनात है। अब ऐसा ही इन दोनों राज्यों में भी हो सकता है। डोनेस्क और लुहांस्क ये प्रांत यूक्रेन की पूर्वी सीमा से लगते हैं, जो रूस के बॉर्डर से जुड़े हुए हैं। यहां पर बहुत बड़ी आबादी ऐसे लोगों की है जो रूसी भाषा बोलते हैं, यूक्रेनियन में बात ही नहीं करते। इसलिए सांस्कृतिक तौर पर ये लोग खुद को रूसी मानते रहे और यही दावा रूस का भी रहा है। इसी आधार पर इन प्रांतों के विद्रोहियों ने यूक्रेन की सरकार के खिलाफ 2014 से ही युद्ध छेड़ा हुआ है। यूक्रेन हमेशा आरोप लगाता है कि रूस इन विद्रोहियों की मदद कर रहा है। अगर रूस की फौज इन प्रांतों में दाखिल हो जाती है तो यूक्रेन की सीमाओं पर रूस की सेना की तैनाती और बढ़ जाएगी, जिसका मतलब यह कि अगर रूस की फौज यूक्रेन में घुसने की कोशिश करती है तो उसके लिए रास्ता काफी आसान हो जाएगा। ऊपर से इन प्रांतों में मौजूद वो विद्रोही जो अब तक यूक्रेन की फौज पर हमले कर रहे थे, वो अब एक आजाद मुल्क की सेना की तरह यूक्रेन से लड़ेंगे, जिनके साथ पुतिन की फौज कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी होगी। मतलब यह कि पूर्वी यूक्रेन में जो गोलाबारी पिछले कुछ दिनों से चल रही थी, उसके लिए जो विद्रोही जिम्मेदार थे वो अब विद्रोही नहीं रहे, बल्कि एक देश की सेना बन गए, जिनका साथ देने के लिए रूस की फौज वहां पहुंचेगी। पुतिन के इस प्लान की शुरुआत भी इन प्रांतों की आजादी के ऐलान के साथ ही हो गई और रात के वक्त ही रूस की फौज के टैंक डोनेस्क प्रांत की सड़कों पर दिखने लगे। सब कुछ ऐसे हुआ जैसे इसकी तैयारी काफी पहले से कर ली गई हो। डोनेस्क और लुहांस्क में कई जगहों से ऐसी तस्वीरें आईं जहां रूस की बख्तरबंद गाड़ियां शहर में दिखी। मतलब ये कि यूक्रेन के टुकड़े टुकड़े करने के बाद पुतिन की फौज यूक्रेन में दाखिल हो चुकी है। यहाँ तक कि रूस के फाइटर प्लेन भी लुहांस्क की तरफ भेज दिए गए। रूस के मिग विमानों को लुहांस्क और डोनेस्क की तरफ रवाना करने की तस्वीरें सामने आई। इन फाइटर जेट का इस्तेमाल रूस केवल बमबारी या हमले के लिए ही नहीं करता, बल्कि निगरानी में भी ये जेट बेमिसाल माने जाते हैं। लेकिन रूस की इस तैयारी से साफ हो गया कि मसला केवल यहीं पर खत्म नहीं होगा, बल्कि पुतिन ने यूक्रेन पर हमले का प्लान पहले से तैयार किया हुआ है। इसीलिए फौरन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में यूक्रेन के हालात पर चर्चा शुरू हो गई। अमेरिका ने रूस के खिलाफ कुछ आर्थिक प्रतिबंधों का ऐलान किया और कई बड़े देश उनके समर्थन में आ गए।
रूस पर आरोप लगा कि उसने यूक्रेन के 2 प्रांतों को आजाद मुल्क मानकर अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन किया है। किसी दूसरे देश के आंतरिक मामलों में दखल देने के अलावा किसी देश की संप्रभुता और सुरक्षा को खतरे में डालने का काम किया है। इससे एक दिन पहले पुतिन ने ऐलान किया था कि यूक्रेन विवाद में अब शांति से हल निकलने की गुंजाइश खत्म हो चुकी है। इसका सीधा मतलब यही माना जा रहा था कि अब जंग की शुरुआत होगी। इसीलिए लुहांस्क और डोनेस्क प्रांतों में रूस का घुसना उसकी जंग की तैयारी की तरह ही देखा जा रहा है। खास तौर पर इसलिए क्योंकि जिन प्रांतों में रूस की फौज दाखिल हुई है वहां पहले से जंग जैसे हालात बने हुए हैं। मोर्टार और बम लगातार बरस रहे हैं। वहां के लोगों को जान का डर सता रहा है। और यूक्रेन की फौज ने तो यहां तक दावा कर दिया कि उनके 2 सैनिकों की मौत हो चुकी है और कई सैनिक बुरी तरह जख्मी हैं। यूक्रेन की फौज अब भी इस बात पर कायम है कि उनकी तरफ से विद्रोहियों पर कोई बम या मोर्टार नहीं दागा गया। पूर्वी यूक्रेन का हाल यह है कि अब लोगों को हर पल डर सता रहा है। कभी भी किसी भी घर पर कोई बम या मोर्टार आकर गिर सकता है। ऐसे घरों की गिनती काफी बड़ी बताई जा रही है जो पिछले 6 दिनों में खंडहर में बदल चुके हैं। हालांकि न तो इन हमलों में जख्मी लोगों का कोई आंकड़ा सामने आया और न ही जान गंवाने वालों का। इन अशांत हो चुके प्रांतों में रूस की फौज की एंट्री से हालात और बिगड़ने की आशंका है। इसीलिए पूरी दुनिया के शेयर बाजारों में उथल पुथल मच गई। निवेशकों का लाखों करोड़ रुपया डूब गया, क्योंकि अगर जंग हुई तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर इसका असर होगा। इसी आशंका की वजह से अमेरिका और यूरोप के शेयर बाजारों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई। एशियाई बाजारों में भी 2.5% तक की गिरावट दर्ज की गई और दुनिया भर के बाजारों की उथल पुथल का असर भारत पर भी हुआ। भारत में भी सेंसेक्स 382 अंक, निफ्टी 114 अंक गिरकर बंद हुए। ये गिरावट भी तब है जब आखिरी घंटों में बाजार कुछ संभल गए। इससे पहले तो कारोबार के दौरान भारतीय बाजार 2% से ज्यादा का नुकसान दिखा रहे थे। लेकिन यूरोप के इस संकट का सबसे बुरा असर कच्चे तेल की कीमतों पर हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें पिछले 7 साल के सबसे ऊंचे स्तर पर हैं। फिलहाल कच्चा तेल $97 प्रति बैरल पर बना हुआ है, लेकिन अगर तनाव बढ़ा तो कीमतें इससे कहीं ज्यादा ऊपर जा सकती हैं। बाजार में गिरावट के साथ ही सोने की कीमतें भी बढ़ गईं। 10 ग्राम सोने की कीमत 50,000 रुपए के पार पहुंच चुकी है। हालांकि सबसे ज्यादा असर रूस पर पड़ने वाला है, क्योंकि रूस पर अब प्रतिबंधों की बौछार होती दिख रही है। अमेरिका के साथ पूरा यूरोप रूस को कड़े आर्थिक प्रतिबंधों का डर दिखा रहा, जिसकी तैयारी अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पहले से की हुई थी। अमेरिका ने ऐलान किया है कि रूस के बैंकों के लेन देन पर पूरी तरह रोक लगाई जाएगी। इसके अलावा डॉलर में रूस की सरकार कोई लेन देन नहीं कर पाएगी। रूस की कंपनियां अमेरिका और उसके सहयोगी देशों में कोई निवेश नहीं कर पाएंगी। ऐसी कंपनियों को कारोबार करने का हक भी नहीं होगा। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन के नेताओं की भी बैठक चलती रही, जिसमें ऐसे ही प्रतिबंध रूस पर लगाने का ऐलान हुआ। दूसरी तरफ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में भारत ने एक जिम्मेदार मुल्क की तरह बर्ताव किया। भारत ने कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई और महाशक्तियों से बातचीत का रास्ता चुनने की अपील की। These developments have the potential to undermine peace and security of the region. We call for restraint on all sides. कुछ देश ऐसे भी हैं जिन्होंने रूस के साथ कारोबारी रिश्ते बंद करने का ऐलान कर दिया। हालांकि सबसे बड़ा झटका तो रूस को जर्मनी ने दिया, जब पुतिन की नॉर्ड स्ट्रीम 2 योजना पर जर्मनी की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया। जर्मनी के चांसलर ने साफ कहा कि यूक्रेन के प्रांतों पर पुतिन के ताजा कदम के बाद इस प्रोजेक्ट को शुरू नहीं किया जा सकता। जबकि सितंबर 2021 से ही नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन बनकर तैयार है, जिसे बस कुछ मंजूरी मिलने का इंतजार। सर्टिफिकेट जर्मनी की सरकार को देना था, जिसके बाद रूस से जर्मनी को गैस की सप्लाई इस नई पाइपलाइन के जरिए होने लगेगी। पहले से रूस की नेचुरल गैस जर्मनी पहुंचती है, लेकिन वो पहुंचती है नॉर्ड स्ट्रीम 1 पाइपलाइन के जरिए। लेकिन जो नई पाइपलाइन बनी है उसकी क्षमता पुरानी पाइपलाइन से दुगनी है। मतलब ये कि पहले से जितनी गैस रूस भेजता है, नई पाइपलाइन शुरू होने के बाद उससे दुगनी गैस भेज पाएगा। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो शुरू होते ही रूस पर पूरा यूरोप ऊर्जा से जुड़ी उसकी जरूरत के लिए निर्भर हो जाएगा और रूस का नेचुरल गैस से जुड़ा कारोबार अचानक पहले से कई गुना ज्यादा कमाई का सौदा बन जाएगा। यह पाइपलाइन 1200 किलोमीटर लंबी है। 1200 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन, वो भी समुद्र के बीच। लेकिन यह पाइपलाइन रूस के लिए जरूरी क्यों है, यह समझना जरूरी है। असल में अगर पाइपलाइन नहीं बनती है तो रूस नेचुरल गैस की सप्लाई कैसे करता है? रूस सड़क के रास्ते ये गैस ट्रकों के जरिए यूरोप पहुंचाता है। सड़क का रास्ता होकर गुजरता है यूक्रेन से और यूक्रेन इसके लिए रूस से लेता है
भारी भरकम ट्रांजिट फीस, छोटी मोटी रकम नहीं, 200 करोड़ डॉलर सालाना की ट्रांजिट फीस, भारतीय रुपयों में 15,000 करोड़ रुपए। सीधा मतलब यह कि यह पाइपलाइन यूक्रेन का करेगी 15,000 करोड़ का नुकसान साल का, और रूस की 15,000 करोड़ की कमाई। ऊपर से दुगनी गैस की सप्लाई करने से जो कमाई रूस की बढ़ जाती वो अलग। लेकिन यूक्रेन के विवाद के चक्कर में जर्मनी ने भी रूस पर प्रतिबंध लगा दिया। अब यूरोप में गैस की सप्लाई में बादशाहत हासिल करने का पुतिन का सपना टूट सकता है। हालांकि अभी तक रूस पर ऐसे किसी भी प्रतिबंध का कोई असर नहीं दिख रहा, बल्कि रूस तो जंग के लिए पूरी तरह तैयार दिख रहा है। सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों के आधार पर अमेरिका पहले ही दावा कर चुका है कि रूस जंग के लिए तैयार है। दावा यह है कि यूक्रेन की सीमा पर रूस के 1,90,000 से भी ज्यादा सैनिक तैनात हैं। ऊपर से डोनेस्क और लुहांस्क में रूस की सेना के पहुंचने के बाद यूक्रेन के खिलाफ पुतिन की घेराबंदी और भी मजबूत होने का अनुमान है। पहले से रूस ने यूक्रेन को उत्तर, पूर्व और दक्षिण दिशा से घेरा हुआ है। उत्तर में बेलारूस की सीमा, पूर्व में रूस से लगने वाली सीमा और दक्षिण में क्राइमिया और काला सागर। इन सीमाओं पर रूस की फौजें जंग के लिए पूरी तरह तैयार हैं, जबकि यूक्रेन के पश्चिमी छोर से नाटो की फौजों की घेराबंदी है, जहां खास तौर पर पोलैंड की सीमा पर नाटो की फौजों का सबसे बड़ा अड्डा है। लेकिन यूक्रेन के लिए यह लड़ाई सिर्फ एक जंग नहीं है, बल्कि उसके वजूद की लड़ाई। 2014 में हुई एक जंग में पहले ही यूक्रेन से क्राइमिया को अलग कर दिया गया। उस वक्त की हार को भी यूक्रेन अब तक नहीं भूला, बल्कि रूस तो जंग के लिए पूरी तरह तैयार दिख रहा है। सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों के आधार पर अमेरिका पहले ही दावा कर चुका है कि रूस जंग के लिए तैयार है। दावा यह है कि यूक्रेन की सीमा पर रूस के 1,90,000 से भी ज्यादा सैनिक तैनात हैं। ऊपर से डोनेस्क और लुहांस्क में रूस की सेना के पहुंचने के बाद यूक्रेन के खिलाफ पुतिन की घेराबंदी और भी मजबूत होने का अनुमान है। पहले से रूस ने यूक्रेन को उत्तर, पूर्व और दक्षिण दिशा से घेरा हुआ है। उत्तर में बेलारूस की सीमा, पूर्व में रूस से लगने वाली सीमा और दक्षिण में क्राइमिया और काला सागर। इन सीमाओं पर रूस की फौजें जंग के लिए पूरी तरह तैयार हैं, जबकि यूक्रेन के पश्चिमी छोर से नाटो की फौजों की घेराबंदी है, जहां खास तौर पर पोलैंड की सीमा पर नाटो की फौजों का सबसे बड़ा अड्डा है। और इसीलिए यूक्रेन ने इस जंग को जीतने के लिए अपना सब कुछ झोंक दिया है। यूक्रेन की महिलाएं भी घर और परिवार को छोड़कर जंग लड़ने की तैयारी में लगी हैं। खास तौर पर महिलाओं की टुकड़ियां बनाई गई हैं, जिनमें 20 साल से 60 साल तक की महिलाओं को शामिल किया गया है। बताया जा रहा है कि अलग अलग उम्र की महिलाओं की अलग टुकड़ियां बनी हैं, जिन्हें हथियार चलाने से लेकर जासूसी करने तक का और सड़क बनाने से लेकर दवाएं सप्लाई करने तक का काम दिया गया है। दावा यह है कि महिलाओं की आजादी के मामले में यूक्रेन खुद को रूस से बेहतर मानता है, इसलिए यूक्रेन में महिलाओं को आजादी छीनने का डर भी सता रहा है। दूसरी तरफ हालात बिगड़ रहे हैं तो दुनिया के सभी देशों को अपने नागरिकों की चिंता भी सता रही। भारत के नागरिकों की वतन वापसी भी तेज हो गई। भारतीय दूतावास की तरफ से भी एडवाइजरी जारी कर भारतीय छात्रों को जल्द लौटने को कहा गया, जिसके बाद यूक्रेन की राजधानी कीव के एयरपोर्ट पर भारतीय छात्रों समेत कई यात्रियों की भीड़ जुट गई। हर कोई अपने घर लौटने के इंतजार में एयरपोर्ट पर बैठा नजर आया। वहां से भारत लौट रही छात्रा मधु ने न्यूज 18 से बात की और कीव एयरपोर्ट के हालात के बारे में बताया। जैसे कि इंडियन एम्बेसी का ऑर्डर आया था तो वो सभी इंडियंस के लिए ही था, भारतीयों के लिए। तो मेरे साथ मेरे सारे दोस्त, मेरी यूनिवर्सिटी के सभी बच्चे हैं। यूक्रेन में पढ़ाई कर रहे भारतीय छात्रों को लाने के लिए एयर इंडिया ने भी अपनी विशेष सेवा शुरू कर दी। खबर है कि 24 और 26 फरवरी को भी एयर इंडिया के विमान यूक्रेन के लिए उड़ान भरेंगे और वहां रह रहे भारतीयों की सुरक्षित वापसी करवाई जाएगी। सौभाग्य की बात है कि रूस अब तक अपने एजेंडे पर आक्रामक तरीके से बढ़ता दिख रहा है। अगर रूस की सेना यूक्रेन में दाखिल होती है तो जंग बहुत बड़ी होगी। उसकी चपेट में दुनिया की कई बड़ी शक्तियां आएंगी। नुकसान और तबाही का अंदाजा भी लगाना मुश्किल। अब तक कूटनीतिक रास्तों का असर रूस पर हुआ नहीं है, इसीलिए भारत समेत दुनिया के तमाम मुल्क अपने नागरिकों की सलामती के लिए कोशिश करते दिखने लगे। परमबीर केस में महाराष्ट्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट में फटकार पड़ी। सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को फिर बड़ी राहत दी और उनके मामले में कोई कार्रवाई नहीं करने के निर्देश दिए। यही नहीं, अदालत ने महाराष्ट्र सरकार को फटकार भी लगाई। साथ ही साफ किया कि अब अदालत ही ये खुद तय करेगी कि परमबीर पर लगे आरोपों की जांच सीबीआई करेगी या नहीं। परमबीर सिंह भ्रष्टाचार के आरोप में घिरे हैं और उन्होंने राज्य सरकार पर फंसाने का आरोप लगाया था। साथ ही उन्होंने अदालत से इस केस की सीबीआई जांच की मांग भी की है। 9 तारीख के बाद सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगी कि सारे केस सीबीआई को देने चाहिए, तो उसके ऊपर महाराष्ट्र सरकार विचार करेगी।
यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में एक जनसभा की और फिर दोहराया कि बीजेपी 325 सीटों पर जीत दर्ज करेगी। ये जो विरोधी है ना, इन्होंने आपको तरसाया है राम मंदिर के लिए, आज इनको वोट के लिए तरसा दीजिए। भारतीय महिला क्रिकेट टीम को मेजबान न्यूजीलैंड ने चौथे वनडे मैच में 63 रन से हरा दिया। इसी के साथ भारतीय टीम इस सीरीज में 0-4 से पिछड़ गई। उत्तराखंड के चंपावत में एक गाड़ी के खाई में गिरने से 14 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे पर प्रधानमंत्री मोदी समेत कई लोगों ने दुख जताया। साथ ही मरने वालों के परिवारों को 2-2 लाख रुपए की मदद देने का ऐलान किया। बताया जा रहा है कि ये सभी लोग बारात से लौट रहे थे। मुंबई के आसपास के इलाकों में बर्ड फ्लू के मामलों के बाद प्रशासन अलर्ट हो गया। मुंबई के नगर निगम बीएमसी ने मीट की दुकानों पर निगरानी रखने का आदेश दिया। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने भी कई इलाकों में जाकर सैंपल लिए। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में अखिलेश यादव की एक सभा में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ही जमकर हंगामा किया। इसकी शुरुआत तब हुई जब अखिलेश वहां प्रचार के लिए पहुंचे। बताया गया कि कार्यकर्ता इतने जोश में थे कि उन्होंने मंच को तोड़ दिया। और यह हंगामा उस वक्त भी जारी रहा जब अखिलेश यादव वहां से लौटने लगे। जोश में आकर पार्टी के कई कार्यकर्ताओं ने पहले तो बैरिकेड तोड़ दिए और फिर अखिलेश के हेलीकॉप्टर तक पहुंचने की भी कोशिश की, जिसे देखकर वहां मौजूद पुलिस वाले एक्शन में आ गए। उन्होंने बवाल करने वालों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। इस लाठीचार्ज के बाद भी कार्यकर्ताओं का हंगामा जारी रहा, जिसे खत्म कराने में पुलिस के पसीने छूट गए। बाद में किसी तरह अखिलेश यादव का हेलीकॉप्टर वहां से उड़ान भर सका। इससे पहले जब वो वहां पहुंचे तो पार्टी कार्यकर्ताओं ने हेलीपैड से लेकर मंच तक उनकी गाड़ी को घेरे रखा। सौभाग्य की बात यह कि अखिलेश यादव वहां करछना विधानसभा सीट के लिए प्रचार करने गए थे, जहां से पार्टी ने इस बार भी उज्जवल रमन सिंह को ही मैदान में उतारा है, जिन्होंने 2017 के चुनाव में ये सीट जीती थी। अफगानिस्तान में तालिबान के खौफ से एक गुफा में स्कूल खोलना पड़ा। ये स्कूल पिस्ता नाम की एक लड़की ने बौद्ध धर्म को मानने वालों का गढ़ कहे जाने वाले शहर बामियान में खोला। बताया गया कि तालिबान के खौफ से लोग शहर छोड़कर भाग रहे थे। इस बीच पिस्ता ने स्कूल खोलने की ठानी ताकि बच्चे अपनी पढ़ाई जारी रख सकें, और तभी से पिस्ता रोजाना बच्चों को 2 घंटे गुफा में पढ़ाती हैं। खबर है कि उनके पास करीब 50 परिवारों के 17 साल तक के बच्चे पढ़ने आते हैं, जिन्हें वो न केवल वहां की लोकल भाषा में पढ़ाती हैं बल्कि अंग्रेजी भी सिखाती हैं। हालांकि उन्हें ये स्कूल चलाते 10 साल हो चुके हैं, लेकिन तालिबान के डर से उन्हें पहली बार अपने स्कूल को गुफा में शिफ्ट करना पड़ा। इस बीच तालिबान के लड़ाके बामियान में उनके गांव तक 3 बार पहुंचे, लेकिन गुफा में चल रहे स्कूल का पता नहीं लगा पाए। सौभाग्य की बात है कि तालिबान को अफगानिस्तान पर फिर से कब्जा जमाए 6 महीने बीत चुके हैं। वहां बड़ी संख्या में लोग उनके डर से भाग खड़े हुए, लेकिन इस लड़की ने हिम्मत दिखाई और स्कूल का नया ठिकाना गुफा को बना दिया। तालिबान के लड़ाके उसे न ढूंढ पाए, इसके लिए उसने स्कूल के प्रचार में जगह जगह लगाए गए पोस्टर भी हटवा दिए। बड़ी खबर हर्षा हत्याकांड पर कर्नाटक पुलिस ने इस केस में 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि बजरंग दल के कार्यकर्ता की हत्या के मामले में उसने 12 लोगों से पूछताछ की। 2 दिन पहले कर्नाटक के शिवमोगा में हर्षा की कुछ लोगों ने चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी थी, जिसके बाद पुलिस ने रात में ही जांच शुरू कर दी थी। इस मामले की जांच एनआईए को सौंपने की भी मांग की गई थी, लेकिन अब तक इस पर कोई फैसला नहीं हुआ है और कर्नाटक की पुलिस ही मामले की जांच कर रही है। उसने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए 2 दिन में 6 गिरफ्तारियां की। पुलिस ने जिन 6 लोगों को गिरफ्तार किया उनके नाम भी बताए। इन आरोपियों के नाम है मोहम्मद काशिफ, सैयद नदीम, अफसिफुल्ला खान, रेहान शरीफ, निहाल और अब्दुल अफनान। पुलिस इन सभी को रिमांड में लेने की तैयारी कर रही है। ಈಗ ನಾವು 2 ಜನಕ್ಕೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಇವರಿಬ್ಬರಿಗೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಸಿಟಿನಲ್ಲೇ ನಾವು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಅವನ ಮನೆಯಿಂದನೇ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರೋರಿಗೆ ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅವ್ರದ್ದು ರಿಮಾಂಡ್ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ಫರ್ದರ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. एहतशाम हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो एहतशाम, अब इसके बाद अगला कदम क्या होगा? जी किशोर, एक तरफ जहां धरना प्रदर्शन की वजह से लगातार पुलिस पर दबाव बन रहा है, वहीं आज पुलिस ने यह दावा किया कि उसने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि 12 अन्य लोगों से पूछताछ की जा रही है। और पुलिस का यह कहना है कि वो सभी पहलुओं पर जांच कर रहे हैं। पुलिस ने ये खुलासा नहीं किया कि किन बिंदुओं पर जांच हो रही है, क्योंकि पुलिस का कहना है कि वो इस बात को भी देख रहे हैं कि ये मौजूदा हिजाब कंट्रोवर्सी से जुड़ा मामला है या फिर कोई और भी बात हो सकती है। इन सभी पहलुओं पर जांच हो रही है और पुलिस का यह कहना है कि वो जल्द से जल्द किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। वहीं हर्षा की हत्या के विरोध में देश के कई हिस्सों में अलग अलग हिंदू संगठन सड़कों पर उतर आए। एक दिन पहले शिवमोगा में बजरंग दल और वीएचपी के लोगों ने प्रदर्शन किया था, और अगले दिन प्रदर्शन की आग जम्मू तक पहुंच गई।
वहां बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने गुस्से में पुतला फूंका और खूब नारे लगाए। यूपी के आगरा में भी बजरंग दल और वीएचपी के लोगों का आक्रोश दिखा। उन्होंने हर्षा के हत्यारों को फांसी दिलाने के लिए आवाज बुलंद की। बिजनौर में भी बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पुतला फूंककर अपना गुस्सा दिखाया और सरकार से हर्षा के परिवार को मुआवजा और सरकारी नौकरी देने की मांग की। इस बीच हर्षा की हत्या के एक आरोपी की गिरफ्तारी की सीसीटीवी फुटेज सामने आई। हर्षा हत्याकांड रात में हुआ था और उस पर हमला करने वाले फरार हो गए थे, लेकिन वो ज्यादा देर तक पुलिस से नहीं बच पाए। जिस आरोपी की गिरफ्तारी की सीसीटीवी फुटेज सामने आई उसका नाम सैयद नदीम बताया जा रहा है। सीसीटीवी फुटेज में पुलिस वाले उसे गली से लेकर निकलते दिखे। गली से बाहर आकर उन्होंने थोड़ी देर तक उससे वहीं खड़े होकर बातें की। तभी पीछे से एक महिला आई और पुलिस वालों से कुछ पूछने लगी, जिसे पुलिस वालों ने कुछ समझाया और फिर हर्षा की हत्या के आरोपी को लेकर वहां से चले गए। जिसके बाद आरोपी की मां सामने आई। उसका रो रो कर बुरा हाल नजर आया। उसने उसके बेटे पर लगे आरोप को गलत बताया। उसकी ना किसकी दोस्ती थी ना दुश्मनी थी, क्या भी कुछ भी नहीं था। वो बच्चा मासूम रह सर का। हर्षा की हत्या के बाद से शिवमोगा में जबरदस्त तनाव फैल गया था। हालात को काबू करते करते पुलिस वालों के हाथ पांव फूल गए थे। वहां धारा 144 लगा दी गई थी, जो 2 दिन के लिए बढ़ा दी गई। मतलब शिवमोगा में अभी धारा 144 लागू रहेगी और स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। आगे क्या करना है इसका फैसला 2 दिन के बाद हालात देखकर होगा। और तब तक वहां होने वाली हर हरकत पर पुलिस वालों और रैपिड एक्शन फोर्स की नजर रहेगी। हर्षा की हत्या वाली रात और सुबह हुए बवाल की वजह से सुरक्षा बल कोई चूक नहीं करना चाहते थे। वो रात भर डटे रहे और पुलिस की गाड़ियां शांत पड़ी गलियों में गश्त लगाती रहीं। सुबह सुबह वहां फ्लैग मार्च भी किया गया। इस बीच राज्य के मंत्री केसी नारायण गौड़ा हर्षा के परिवार से मिलने पहुंचे। उन्होंने भरोसा दिया कि एक भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। उनको छोड़ने का तो कोई सवाल ही नहीं है। उनके ऊपर कठिन से कठिन कार्रवाई होगा। इस घटना के बाद हर्षा के परिवार में मातम है और वो हर्षा के लिए न्याय मांग रहा है। परिवार के लोगों का कहना है कि हर्षा को कई बार धमकी मिल चुकी थी, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उसे सच में जान से मार दिया जाएगा। हर्षा की मां ने तो पुलिस कंप्लेन में इस बात का जिक्र भी किया और आरोप लगाया कि कुछ लोगों ने उससे दुश्मनी निकाली। उन्होंने एफआईआर में लिखवाया कि हर्षा बजरंग दल का कार्यकर्ता था और हिंदुत्व और गौरक्षा के लिए काम करता था। हर्षा के रिश्तेदारों का भी यही कहना है कि उसकी जान इसलिए गई क्योंकि वो हिंदू समाज के लिए काम करता था। उन्हें ज्यादा हिंदू पर ये करता था ना, इसलिए नजर था उसके ऊपर। 26 साल के हर्षा की हत्या के बाद उसका परिवार टूट चुका है। उसकी बहन ने हाथ जोड़कर प्रशासन से उसे न्याय देने की अपील की। ಅವನ ಸರ್ನೇಮು ಅದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲೂ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಹರ್ಷ 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 ಇಂದು हर्षा की हत्या की जांच चल रही है और कई आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। 100 बात की एक बात है कि इस मामले में पुलिस उन सभी लोगों से पूछताछ कर रही है जो घटना के समय आसपास मौजूद थे। साथ ही पुलिस सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है। इसके अलावा पुलिस ने शिवमोगा में हुई हिंसा के मामले में करीब 14 केस दर्ज किए हैं, जिनमें एक दिन पहले हुए पथराव और आगजनी की घटनाएं शामिल हैं। मणिपुर में पीएम ने चुनाव प्रचार किया। प्रधानमंत्री मोदी ने मणिपुर के इंफाल ईस्ट जिले में एक चुनावी जनसभा की। इस जनसभा में पहुंचने से पहले उन्होंने सड़क किनारे खड़ी महिलाओं से हाथ मिलाया। साथ ही कुछ महिलाओं ने प्रधानमंत्री के साथ सेल्फी भी ली। वो दिन दूर नहीं है, इंफाल तक भी रेल आएगी और ये मोदी है तो पक्का आएगी। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर डेविड वार्नर, पैट कमिंस, जॉश हेजलवुड और ग्लेन मैक्सवेल का आईपीएल के शुरुआती मैचों में खेलना तय नहीं है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम को 4 मार्च से 5 अप्रैल तक पाकिस्तान में टेस्ट, वनडे और टी20 सीरीज खेलनी है। ऐसे में इन खिलाड़ियों को ये दौरा बीच में छोड़ने की इजाजत नहीं दी गई, जबकि आईपीएल की शुरुआत मार्च के आखिर में ही हो चुकी होगी। हिमाचल प्रदेश के ऊना में एक पटाखों की फैक्ट्री में हुए धमाके के बाद आग लग गई, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 10 से ज्यादा लोग झुलस गए। प्रधानमंत्री मोदी ने इस हादसे पर दुख जताया और मारे गए लोगों के परिवारों को 2-2 लाख की मदद देने का ऐलान किया। साथ ही घायलों को इलाज के लिए 50-50 हजार रुपए देने की बात कही। यूपी में मैनपुरी के करहल विधानसभा क्षेत्र के जसवंतपुर पोलिंग बूथ नंबर 266 पर सुबह फिर मतदान होगा। वहां केंद्रीय मंत्री और बीजेपी उम्मीदवार एसपी सिंह बघेल ने गड़बड़ी का आरोप लगाया था। इसी के बाद चुनाव आयोग ने यह फैसला लिया। करहल सीट से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव उम्मीदवार हैं। जसवंतपुर यहाँ पर पुनर्मतदान कराए जाने का निर्णय हुआ है भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा। यूपी की बलियानगर सीट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार नारद राय के रोने का एक वीडियो वायरल हो गया।
बताया गया कि वो प्रचार के लिए अपने गांव पहुंचे थे, लेकिन वहां अपने भाई के घर पर बीजेपी का झंडा लगा देखकर फूट फूट कर रोते नजर आए। रोते रोते वो इतने भावुक हो गए कि उनके हाथ से माइक भी छूट गया और वो खुद भी वहीं गिरते दिखे। इससे पहले उन्होंने बीजेपी को अपने घर में विवाद के लिए जिम्मेदार ठहराया और उस पर हमला बोला। हमारे घर में आग लगाना चाहते हैं, आग लगाने वालों आपका घर भी सुरक्षित। बताया गया कि नारद राय से विवाद के बाद उनके भाई वशिष्ठ राय ने पिछले दिनों बीजेपी का दामन थाम लिया था। सौभाग्य की बात है कि एसपी नेता नारद राय के भाई वशिष्ठ राय बलिया नगर सीट पर बीजेपी उम्मीदवार दयाशंकर सिंह का समर्थन कर रहे हैं, जिससे भड़के नारद राय ने मकान पर लगे झंडे के बहाने बीजेपी पर हमला बोला। खालिस्तान समर्थकों से खतरे की आशंका पर राम रहीम को Z+ कैटेगरी की सुरक्षा दे दी गई। रेप और हत्या के केस में जेल में बंद राम रहीम 21 दिन की फरलो पर जेल से बाहर हैं, जिन्हें अब Z+ कैटेगरी की सुरक्षा में रखा गया है। इस सिलसिले में हरियाणा के एडीजी CID की तरफ से रोहतक रेंज के कमिश्नर को एक चिट्ठी लिखी गई थी, जिसमें पुलिस को केंद्रीय गृह मंत्रालय से मिले इनपुट का जिक्र कर खालिस्तान समर्थकों से राम रहीम की जान को खतरा बताया गया था और इसे देखते हुए उनकी सुरक्षा बढ़ाने की बात कही गई थी। राम रहीम 7 फरवरी से फरलो पर जेल से बाहर हैं, जिनके खिलाफ पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी और इस याचिका के जरिए राम रहीम को फरलो दिए जाने के फैसले को चुनौती दी गई थी। और इसी मामले में यह जानकारी सामने आई कि जेल से बाहर आने के बाद राम रहीम को Z+ कैटेगरी की सुरक्षा दे दी गई। खबर है कि इसका आधार हरियाणा के एडीजी की उस रिपोर्ट को बनाया गया जिसमें उन्होंने गृह मंत्रालय से मिले इनपुट का जिक्र किया था। साथ ही रोहतक रेंज के कमिश्नर को चिट्ठी लिखकर उन्होंने खालिस्तान समर्थकों से राम रहीम की जान पर खतरे की आशंका जताई थी। राम रहीम रेप और हत्या के केस में हरियाणा के रोहतक की सुनारिया जेल में सजा काट रहे हैं। सौभाग्य की एक बात है कि डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को 20 साल कैद की सजा दी गई है और वो इन दिनों फरलो पर जेल से बाहर है। फरलो एक तरह की छुट्टी होती है जिसमें जेल में बंद कैदी तय समय के लिए अपने घर जा सकता है। पाकिस्तान सरकार ने फेक न्यूज पर रोक लगाने के नाम पर पुराने कानून में संशोधन किया, जिस पर बवाल मच गया। वहां के विपक्षी दलों और तमाम पत्रकारों ने इस कानून के खिलाफ आवाज बुलंद करते हुए मोर्चा खोल दिया और कानून का सहारा लेकर इमरान खान पर पत्रकारों की आवाज को दबाने का आरोप लगा दिया। असल में इमरान खान की सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक अपराध रोकथाम कानून 2016 के प्रावधानों में बदलाव किया। बदलाव के बाद सोशल मीडिया पर सरकार की आलोचना करने और किसी व्यक्ति का अपमान करने के जुर्म की सजा 3 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दी गई। इसी बात पर पाकिस्तान के उन तमाम पत्रकारों का गुस्सा भड़क गया जो सरकार की नीतियों के खिलाफ अपनी बात खुलकर रखते हैं। तो हुकूमत ने अब ये फैसला किया है कि वो अपनी इज्जत बंदूक की नोक पर करवाएगी और लोगों ने ये फैसला किया है कि बंदूक की नोक पर इज्जत करवाने वाले हमारी जूते की नोक पर। कानून के संशोधन के बाद कुछ पत्रकार खुलकर सामने आए तो कुछ ने अपने कटाक्ष से पाकिस्तान सरकार को जमकर धोया। इसकी इस ढकोसलेबाजी पर ज्यादा तवज्जो मत दीजिएगा। ये एक जमहूरियत दुश्मन आदमी है जो नहीं चाहता कि इमरान खान जैसा हैंडसम आदमी मेरा और आपका वजीर आजम हो। पाकिस्तान के पत्रकारों का गुस्सा इसलिए भी भड़का क्योंकि इस कानून में पहले जमानत का प्रावधान था, लेकिन उसे भी खत्म कर दिया गया। यानी पाकिस्तान सरकार की आलोचना करने पर किसी पत्रकार को जेल हुई तो फिर जमानत भी नहीं मिल पाई। हालांकि इस कानून में संशोधन से पहले ही इमरान खान की सरकार ने पत्रकारों की आवाज को दबाने का काम शुरू कर दिया था और कुछ दिन पहले ही वहां के मशहूर पत्रकार मोहसिन बेग को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया था। मोहसिन बेग इमरान खान सरकार की नीतियों के बड़े आलोचक माने जाते हैं। हालांकि वहां की सरकार ने दलील दी कि उन्हें गैर कानूनी हथियार रखने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया। मोहसिन बेग की गिरफ्तारी और कानून में संशोधन के बाद से ही वहां के कई पत्रकारों को भी गिरफ्तारी का डर सताने लगा है। तकरीबन 270 सहाफी और वीलॉगर्स और सोशल मीडिया के लोगों की लिस्ट जो है वो इंटेलिजेंस ब्यूरो ने तैयार कर ली और जल्द अब उनका बंदोबस्त होगा। इस मुद्दे पर पाकिस्तान की विपक्षी पार्टियां भी इमरान खान के सामने मोर्चा खोल चुकी हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग की नेता मरियम नवाज ने तो एक ट्वीट के जरिए इमरान खान पर आरोप लगाया कि वो मीडिया और विपक्षियों की आवाज को दबाना चाहते हैं। सौभाग्य की बात है कि जिस कानून में संशोधन पर इतना बवाल मचा हुआ है वो नवाज शरीफ की सरकार ने बनाया था, लेकिन इमरान खान ने उसमें संशोधन करके उसे इतना सख्त बना दिया कि वहां के पत्रकार अब अपनी ही सरकार के खिलाफ बोलने से पहले सोच रहे हैं। यूपी में चौथे चरण की वोटिंग से पहले इलेक्शन ड्यूटी पर तैनात एक महिला अधिकारी की तस्वीरें इंटरनेट पर वायरल हो गई। रीना द्विवेदी नाम की इस अधिकारी की तस्वीरें 2019 के चुनाव में भी खूब वायरल हुई थी और उस वक्त वो पीली साड़ी पहनकर वोटिंग करवाने के लिए पहुंची थी। इस बार फिर रीना द्विवेदी ईवीएम हाथ में लेकर बूथ के लिए रवाना हुई,
लेकिन इस बार उनका लुक बदल गया। उनके चेहरे पर सनग्लासेस तो पिछली बार की तरह ही दिखे, लेकिन पोशाक इंडियन से बदलकर वेस्टर्न हो गई। रीना द्विवेदी को देखकर लोगों को उनकी पिछली बार की तस्वीरें भी याद आ गईं। काले रंग का स्लीवलेस टॉप और व्हाइट ट्राउजर पहनकर आई रीना के साथ सेल्फी लेने वाले जुट गए। आम लोग ही नहीं, पुलिस वाले भी रीना के साथ फोटो खिंचवाने लगे। जलवा बिल्कुल ऐसा जैसे कोई फिल्म स्टार इलेक्शन ड्यूटी पर निकला हो। लेकिन रीना की दिलचस्पी केवल ज्यादा से ज्यादा लोगों को वोटिंग बूथ तक लाने में है। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फोटो क्या आ रहा है, मुझे वोटिंग कराना भी अच्छा लगता है, करना भी अच्छा लगता है। क्या मैं सबसे अपील भी करती हूँ, प्लीज वोटिंग जरूर करें। चुनाव आयोग ने रीना द्विवेदी की तैनाती लखनऊ के मोहनलालगंज में की है। सौभाग्य की एक बात है कि 2019 के लोकसभा चुनावों के बाद रीना द्विवेदी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी। उसके बाद रातों रात वो एक सेलिब्रिटी इलेक्शन ऑफिसर बन गई। सोशल मीडिया पर इस बार उनकी तस्वीरें वोटिंग से पहले ही वायरल हैं। अमित शाह ने प्रयागराज में प्रचार किया। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रयागराज में रोड शो किया। इस रोड शो में उनके साथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य समेत कई नेता मौजूद रहे। यूके की महारानी एलिजाबेथ की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके बाद उनके कई कार्यक्रमों को रद्द कर दिया गया। मध्य प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ नया कानून बनने के बाद अब ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड के प्रदेश अध्यक्ष सैयद अनस अली ने काजियों को नसीहत दी। उन्होंने काजियों को सलाह दी कि वो दो लोगों का निकाह तभी कराएं जब उनके साथ माता पिता या अभिभावक मौजूद हों। और सरपरस्त पेरेंट्स उनके जो हैं वो उनके साथ मौजूद हों। किसी भी दो धर्म के लोग अगर आपके पास निकाह पढ़वाने आते हैं तो उन निकाहों से बचने की जरूरत है। जिसके बाद राज्य की बीजेपी सरकार ने ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड के इस कदम का स्वागत किया। यदि इस मानसिकता के साथ शादी होती है कि हमें धर्म परिवर्तन कराना है तो ये पाप की श्रेणी में आता है। मुंबई की लोकल ट्रेनों में कोरोना वैक्सीन का नियम हट जाएगा। हाईकोर्ट ने इसके लिए राज्य सरकार को 3 दिन में नया आदेश जारी करने को कहा। अभी तक लोकल ट्रेनों में सिर्फ वही लोग सफर कर सकते हैं जिन्होंने वैक्सीन की दोनों डोज लगवा ली हों।